नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है क्वेश्चन पेपर एनालिसिस फॉर हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एग्जाम 2023 पार्ट 2। पार्ट 1 मैं पहले ही बना चुकी हूँ जिसपे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 डिस्कस किया था। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ये है पार्ट 2। उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 11 to 20 डिस्कस करूंगी। But before that, if you are new to my channel, please do subscribe. And if you like this video, please share it with at least 3 friends or WhatsApp groups as Guru Dakshini. तो क्वेश्चन नंबर 11 ऐसे है, if asterisk denotes added to and denotes divided by and at the rate of denotes multiplied by and percentage denotes subtracted from, then 135 and 15 at the rate of 10% 3 asterisk 6 will be। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पर है। हाँ, बॉडमास रूल। हम बॉडमास रूल हमने थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा था। बॉडमास स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, और इसी क्रम में सारे होते हैं। तो 135 and 15 at the rate 10% 3 asterisk 6 is equal to 135 divided by 15 into 10 minus 3 plus 6। ठीक है, सारे सिंबल्स को हमने यहाँ कन्वर्ट कर लिया। अब पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ऑफ, तो ना ब्रैकेट यहाँ है ना ऑफ कुछ है, तो डिवीजन है। तो 135 डिवाइड बाई 15 कितना होगा, 9। तो 9 आया यहाँ पर इनटू 10। ठीक है, 10 माइनस 3 प्लस 6, तो 9 10 का कितना होता है 90। तो 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90 और माइनस 3 प्लस 6 कितना होगा +3, तो 93 आंसर होगा। ठीक है, तो सही आंसर होगा इसका, सॉरी, आंसर होगा सी। ठीक है, 93 होगा। क्वेश्चन 12, विच इज द प्रॉपर आंसर इन प्लेस ऑफ मॉथ, इंसेक्ट एंड माउस। तो मॉथ एक तरह का इंसेक्ट है, तो माउस एक तरह का क्या है, रॉडेंट है। मॉथ इज टू इंसेक्ट इज टू माउस इज टू रॉडेंट। सी आंसर होगा, इजी क्वेश्चन था। इफ मास्टर इज कोडेड एज 411259 देन पावर विल बी कोडेड एज। इसका पहले हम सोल्यूशन देखते हैं। लेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 26। तो a से लेके z तक 26 लेटर्स होते हैं। अब m क्या होगा, m इज इक्वल टू 13। m 13वें नंबर अब पर आता है, पर 4 होगा। क्यों, क्योंकि हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे जब n को, तो 9 1 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। तो 9 4 13 होता है, तो 4 बचा, तो रिमाइंडर होगा 4। तो m को 4 लिया गया है। सिमिलरली s है, तो s जो है 19th नंबर पे आता है, और उसको जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 18 प्लस 1 इज इक्वल टू 19। तो रिमाइंडर ऑफ 10 बाय डिवाइडिंग 9 ट्वाइस, डिवाइडिंग बाय 9 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही 20 है, उसको हम 9 से 2 बार t, 20 की जगह 20 पे 3 20वां नंबर लेटर आता है, उसको जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। और 18 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 9 2 18, तो रिमाइंडर बचना चाहिए 0। लेकिन 9 को हम एक बार 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 9। तो मास्टर क्या होगा, 4 1 1 फिर 2 5 9, तो इस तरह से मास्टर होगा। सिमिलरली पावर जो होगा 76559 होगा। ये क्वेश्चन एक ऑनलाइन जगह से उठाया गया है, 76599। एक वेबसाइट से एक क्वेश्चन उठाया गया है जिसको मैं अभी नहीं दिखा सकती क्योंकि वो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट हो जाएगा उस वेबसाइट का, पर इसका आंसर भी ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, 11 स्टूडेंट्स अमन, बिमल, चेतन, डॉली, ईशान, फरूद, गौती, हरमन, इशिता, जॉन एंड कमला आर सिटिंग इन अ रो ऑफ द क्लास फेसिंग द टीचर। एक लगातार में ये सारे 11 बच्चे बैठे हैं और सामने टीचर है। ठीक है, डॉली हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फरूद इज सेकंड टू द राइट ऑफ चेतन। ठीक है, तो डॉली जो है फरूद के बिल्कुल बाएं में बैठी है और वो चेतन से दाएं में है, दूसरे सेकंड टू द राइट ऑफ चेतन। चेतन के से दाएं की तरफ पड़ती है डॉली, दूसरे नंबर पे। अमन इज द सेकंड टू द राइट ऑफ, एक मिनट, हाँ, अमन इज द सेकंड टू द राइट ऑफ ईशान हु इज एट वन ऑफ द एंड्स। तो ईशान इज एट वन ऑफ द एंड्स, तो एक ईशान एक कोने पर बैठा है और उसके राइट में अमन है, सेकंड टू द राइट अमन है। मतलब कि अमन जो, ईशान जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में है और उसके राइट में ही सब कोई है। ठीक है, जॉन इज द इमीडिएट नेबर ऑफ अमन एंड बिमल। तो जॉन जो है अमन का ही पड़ोसी है और बिमल का ही पड़ोसी है। इसका मतलब अमन और बिमल के बीच में कहीं जॉन है, ताकि इधर भी पड़ोसी और इधर भी पड़ोसी। ठीक है, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ गौती, और गौती से बाई तरफ वो तीसरे नंबर पे है। ठीक है, हरमन इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डॉली एंड थर्ड टू द राइट ऑफ इशिता, और हरमन जो है डॉली के एकदम बाएं में है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज सिटिंग टू द राइट ऑफ गौती? तो इसका सही उत्तर है चेतन, हरमन, डॉली एंड फरूद। आंसर है इसका सी। और ये कैसे आया उसको हम अभी देखते हैं। जैसे ईशान एक कोने में है, ठीक है, ईशान के बाद दूसरे स्थान पर अमन है, सेकंड टू द राइट अमन है, और जॉन जो है अमन और विमन का नेबर है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए। और इधर जो है डॉली जो थी फरूद के एक्सट्रीम, फरूद के इमीडिएट लेफ्ट में थी, तुरंत बाएं साइड में थी, तो ये इधर हो गई। और उसके बाद फिर चेतन था, और चेतन और डॉली के बीच में हरमन है। तो ये आप इस तरह से सिंपली करना क्या है आपको, मैं एक दिखाती हूँ आपको अनोटेट करके। सिंपली आपको जो है एक ड्राइंग बनानी थी, और वहां पे ईशान एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में है, और यहाँ पर फरूद होगा, ठीक है, फरूद के बाद यहाँ पर डॉली होगी, और उस तरह से एक, जैसे जैसे आपको कहा गया, जैसे जॉन है तो जॉन है वो अमन और विमल के बीच में था, ठीक है। और फिर हरमन फिर जो है डॉली के दो छोड़ के चेतन था, तो यहाँ पर एक स्पॉट बच गया, तो हरमन कहाँ होगा। तो इस तरह से आपको ड्राइंग बना के कागज पे और करना है, और ये बहुत आसानी से हो जाता था। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इन स्टेटमेंट्स को देखिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, was introduced at the World Leaders Summit at Glasgow at COP25. ठीक है। The World Environment Day is celebrated at every year on 5th of June. तो 5th of June को तो World Environment Day जरूर सेलिब्रेट किया जाता है, तो 2 तो सही है। As part of Mission Life, a comprehensive non-exhaustive list of 75 individual life actions have been identified across 7 themes. तो ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा, लाइफ के बारे में सारा मटेरियल मैंने देख लिया, पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ है वो COP25 में नहीं, COP26 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो एक भी सही नहीं है और 3 भी सही नहीं है, सिर्फ 2 सही है, तो करेक्ट होगा आंसर बी, ओनली 2 इज करेक्ट, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द आइडिया ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वाज इनिशिएटेड बाय यूनेस्को इन 1973-74 अंडर इट्स मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है। द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1970 बाय यूनेस्को, ये गलत है। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1971। देयर आर 12 designated biosphere reserves in India. ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट थोड़ा इफी है, क्योंकि द टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया आर एक्चुअली 18, बट डेजिग्नेटेड बाय द यूनेस्को देयर आर ओनली 12। सो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है इंडिया में, लेकिन जो यूनेस्को ने डेजिग्नेट किया है वो 12 है, और बाकी जो 6 है वो यूनेस्को के द्वारा डेजिग्नेटेड मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में वो नहीं आते हैं। तो ये जो डेजिग्नेटेड वर्ड है ना, दिस मेक्स दिस स्टेटमेंट करेक्ट, ओके। तो अब हम आंसर देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? 1 and 2 ओनली, तो 2 तो सही नहीं है। 2 and 3 ओनली, अगेन 2 सही नहीं है। 1, 2 and 3, तो 2 इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो एनीवेज जहां जहां 2 है वो तो आंसर ही गलत है, तो ए भी सही नहीं है, बी भी सही नहीं है, और डी भी सही नहीं है। सही उत्तर है सी, 1 and 3 ओनली, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम कब आया था, बायोस्फीयर रिजर्व का आइडिया, लेकिन ऑप्शन में 1 and 3 एक ऑप्शन है, और बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, तो 1 and, तो इसका मतलब 1 सही है और 3 तो सही है, ठीक है। आंसर इज सी। Question number 17. Consider the following statements. The Convention on Biological Diversity was adopted during the Earth Summit held in Rio de Janeiro, Brazil in 1992. तो ये बात सही है, ठीक है। और इसके ऊपर जो लिंक है वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सारे क्वेश्चन के साथ मैंने लिंक डाला है, ताकि आपको पता चल सके कि जो आंसर मैं बता रही हूँ वो आंसर कैसे मैंने ढूंढा और कैसे वो सही है। तो सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इंडिया ratified CBD in 1995 and thereafter enacted the बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इन 2008। तो ये सही नहीं है। इंडिया रैटिफाइड कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन 1994, February 18, 1994, and enacted the Biological Diversity Act in the year 2002, ठीक है। और उस बात को 21 साल हो चुके हैं। The objectives of CBD are conservation of biological diversity, sustainable use of its components, and fair and equitable sharing of benefits arising out of the use of genetic resources. ये सही है, तो 2 भी सही है और 3 भी सही है, सॉरी 3 भी सही है और 1 भी सही है, 2 सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा 1 and 3 ओनली, ठीक है। आंसर इज सी, 1 and 3 ओनली, ठीक है। इंडिया, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, दिस इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन 18. हाउ बैक्टीरिया हेल्प इन मेटल एक्सट्रैक्शन? बहुत इजी सवाल है। सिंपली जो भी कंपाउंड है, मेटल अक्सर सल्फर, मेटल का जो ओर होता है उसमें अक्सर मेटल
किसी नॉन मेटल के साथ होता है, जैसे मेटल ऑक्सीजन के साथ होगा या मेटल सल्फर के साथ होता है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, मोस्टली मेटल सल्फर के साथ होता है, तो बैक्टीरिया क्या करता है, वो उस मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, तो द ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है और मेटल अलग हो जाता है, सल्फर अलग हो जाता है, तो वो होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ओर। ओर को ऑक्सीडाइज करता है। और इसको अगर आप गूगल भी कीजिएगा तो आपको यही आंसर मिलेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ ओर। क्योंकि असिमिलेशन का मतलब होता है कि आप अपने सेल में असिमिलेट कर लिया, तो उससे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाना होगा। और रिडक्शन ऑफ ओर का मतलब भी सही नहीं है, अक्यूमुलेशन भी नहीं सही है, ऑक्सीडेशन ऑफ ओर ही सही है। ठीक है, ए। और आप, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं और प्रूफ के साथ बताएं कि क्यों गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट टाइप ऑफ इंडिकेटर इज क्लोरोफिनॉल रेट। ये आसान सा सवाल है, रिडॉक्स इंडिकेटर होता है। आंसर इज ए। क्वेश्चन 20, विच वन कांट बी कंसिडर्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो होता है जो सफिशिएंटली स्टेबल होता है, एनालाइट के साथ रैपिडली रिएक्ट करता है, और वो एक प्योर, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको पता होता है, जैसे 10 मोलर सोल्यूशन है या 10 नॉर्मल सोल्यूशन है, तो वो एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, आपको पता है उसका जो कंडीशन है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो 10 नॉर्मल है या 10 मोलर है। तो नोन स्ट्रेंथ, प्योर होता है, रैपिडली रिएक्ट्स विद एनालाइट, सफिशिएंटली स्टेबल होता है, और अंडरगोज अ नॉन सिलेक्टिव रिएक्शन। मतलब कि नॉन सिलेक्टिव मतलब कि एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, वो किसी भी प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करके एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट देगा। ऐसा देयर इज नो प्रेफरेंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन प्रोडक्ट ओवर द अनदर, दैट्स द मेन थीम ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। So it undergoes a non-selective reaction. It is not selective towards a product. Okay, but जो C है ना ऑप्शन, react more or less completely with the analyte, this is not true, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता है कि सारे ही रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए। इसके ऊपर मैंने एक प्रैक्टिस टेस्ट में क्वेश्चन भी था, इसमें एक्चुअली सीबीसीबी में एक क्वेश्चन था जिसमें कि ये कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया था कि 100% जो कॉन्सेप्ट, 100% जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कभी नहीं होते हैं। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन में भी ये चीज होगी, तो रिएक्ट मोर और लेस कंप्लीटली विद द एनालाइट, ये नहीं होता है। तो आंसर होगा सी, दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो जहां तक मेरी क्षमता थी मैंने आपको सभी क्वेश्चंस को हल करके बता दिया है। जो लिंक्स इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन से रिलेटेड, आंसर से रिलेटेड, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए पेपर 1 के प्रैक्टिस टेस्ट और इन्वायरमेंटल साइंस के पेपर 2 के प्रैक्टिस टेस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे जो आए हैं अब तक यूजीसी नेट में वही पूछे गए हैं। In case you have any doubts or disagreements, please do let me know in the comments below. I wish you all the best for these, for the results, and Jai Hind, Jai Bharat. Check out the description box.